आपातकाल, इस शब्द से इतना लगाव क्यों है कांग्रेस पार्टी को? आपातकाल तो 1975 में देखा था इस देश ने, तब क्या हुआ था। अब तो 11 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, चाहे आपको पसंद आए ना आए, आप इनकार तो नहीं कर सकते कि जितनी सड़कें पहले बन रही थी उससे ज्यादा अब बन रही हैं, जितनी ट्रेनें पहले चल रही थी उससे ज्यादा अब चल रही हैं, जितनी पहले नौकरियां थी उससे ज्यादा है, गरीबी के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग थे उससे बहुत से लोग बाहर निकल कर आए हैं। उज्ज्वला योजना हो या जन धन अकाउंट हो या फिर डिजिटल पेमेंट्स, दुनिया में, विश्व में सबसे ज्यादा भारत में होते हैं और 4 नंबर की इकोनॉमी है। और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड मैं क्या बताऊं, आप खुद ही जानते हैं तब क्या हुआ करता था, अब क्या होता है। फिर भी आपातकाल, इमरजेंसी आपको नजर आ रही है। नाविका जी, आंकड़े देखने में बड़े सुंदर होते हैं, बट उन आंकड़ों की ग्राउंड पर क्या सच्चाई है ये देखना बहुत जरूरी है। ये आपातकाल जैसी इमरजेंसी ही तो है कि आजकल मीडिया भी सरकार के सामने नतमस्तक होकर के सरकार के ही गुणगान गा रहा है, ना कि सरकार से वो सवाल करने का। आपने कहा इनकम बढ़ गई, आप बताएं किसानों की क्या इनकम दोगुनी हो गई? जो गेहूं पहले 8 से 10 रुपए किलो मिलता था आज 20-22 रुपए किलो मिल रहा है। क्या उससे वो किसान उतना ही गेहूं खरीद पाएगा जो 10-11 साल पहले खरीद पाता था? आज आलू के रेट क्या है? मेन चीज है, हम बार बार जीडीपी की बात कर रहे हैं कि जीडीपी जो है 4th पे पहुंच गई है, बट हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो अभी भी 130वीं के रैंक के अराउंड कर रही है। तो ये कह देना कि देश में बहुत विकास हुआ है आंकड़ों पे बड़ा आसान है। उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये काम मीडिया का होना चाहिए जो विपक्ष कर रहा है। और यही बार बार हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मीडिया नतमस्तक है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों पर महंगाई की मार पड़ रही है, किसानों के साथ दोहरा व्यवहार किया जाना चाह रहा है। देश में आतंकवादी तो घुस आते हैं, बट किसानों को दिल्ली में आने के लिए कांटे बिछाए जाते हैं, औरतों के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है हर जगह। और किसको आप बोलते हो घोषित इमरजेंसी? यही है क्या मोदी की असली मोदी सरकार? आप बताएं ना। भ्रष्टाचार की सरकार, भ्रष्टाचार जो है सरकार का हथियार बन चुका है। गौमूत्र का बिजनेस कराया जा रहा है देश में, और जो है युवाओं को सिर्फ गलियों गलियों भटकाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार चल रही है। और अगर कोई आवाज उठाता है, आप देखिए ना, एक उदाहरण देता हूं नाविका जी आपको मैं। एक है विजय शाह और एक है अली खान मोहम्मद, दोनों पे एक ही धाराओं में केस होता है। हालांकि एक ने डायरेक्टली हमारे जो है डिफेंस फोर्सेस को भरा बुरा कहा, आतंकियों की बहन कहा, और एक ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसमें कुछ गलत हो। फिर भी दोनों पे एक धाराओं में केस होता है और एक को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और एक पे कुछ नहीं एक्शन होता है। यही तो है इमरजेंसी। और इमरजेंसी क्या होती है? आप चाहते हो इमरजेंसी में लोगों से घर ना निकलना बंद कर दिया जाएगा? मुझे लगता है बहुत जल्दी वो दिन भी आने वाला है। जैसे हम यहां बैठ के आवाज उठा पा रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो भी संभव नहीं होगा। तो ये अघोषित इमरजेंसी ही तो है। आप तो इतनी आवाजें रोज उठाते हैं, हर टीवी चैनल पर चमकते रहते हैं, फिर भी कह रहे हैं इमरजेंसी। लेकिन प्रदीप भंडारी जी बेचारे बहुत त्रस्त हैं, बहुत शोषित हैं, जवाब दीजिए, इनके सवाल कई हैं। नविका जी, अगर राहुल गांधी 90 चुनाव हार जाए और कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट क्रॉस ना कर पाए और कांग्रेस पार्टी 2011 के बाद में एक भी राज्य सरकार में अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाए, तो इसका ये मतलब है कि राहुल की कोठरी के अंदर आपातकाल है। क्योंकि ना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात को सीरियसली ले रहे, ना शशि थरूर, ना पी चिदम्बरम उनकी बात को सीरियसली ले रहे, ना उनके कार्यकर्ता उनकी बात को सीरियसली ले रहे, ना जनता उनकी बात को सीरियसली ले रही, सिर्फ पाकिस्तान और चीन उनकी बात को सीरियसली ले रहा है। इसीलिए राहुल गांधी की कोठरी ये बात कर रही है। मैं बताता हूं असली आपातकाल क्या होता है। जब 7,000 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में इंदिरा गांधी डालती है, वो होता है असली आपातकाल। असली आपातकाल ये होता है जब उस वक्त के सूचना मंत्री विद्याचरण शुक्ल जो है वो संपादकीयों को कॉल करके ये बोला करते थे कि अगर कोरा पन्ना भी छापा तो जेल भेज दिया जाएगा। वो होता है असली आपातकाल। असली आपातकाल ये होता है कि जब कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती थी कि कौन कितना अखबार में छापेगा, कितना नहीं छापेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी दिक्कत क्या है। इनकी दिक्कत यह है कि जब इनकी सरकार हुई थी, इनके फॉरेन सेक्रेटरी थे शिवशंकर मेनन, उनने उस वक्त कहा था नविका जी की कांग्रेस पार्टी को 26/11 आतंकवादी हमले के बाद, उनकी किताब है चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एलईटी के मुरीद के हेडक्वार्टर पे हिट करना चाहिए।
मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार ने बोला नहीं, हम जो है हिट नहीं करेंगे। इनके पास ऑप्शन था एलईटी के हेडक्वार्टर को हिट करने के लिए, पर ये नहीं हिट कर पाए। और एक और आज की विजुअल आपको बताऊंगा जो दर्शाता है कि देश 11 साल में कैसे आगे बढ़ा है। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में फूल बरसा रहा था। यही दर्शाता है कि पूरे पेट्रियट और राष्ट्रभक्त हमारे साथ है। सिर्फ चीन और पाकिस्तान और कांग्रेस को दिक्कत है, उनके लिए आपातकाल हो सकता है, देश की जनता के लिए नहीं। राजकुमार भाटी जी, आपकी ये तो जरूर प्रोपोजिशन हो सकती है कि हम देश जितना बढ़ रहे हैं अपनी जीडीपी में, अर्थव्यवस्था, उससे ज्यादा तेज चलनी चाहिए। हाईवे जिस पेस पर बन रहे हैं उससे ज्यादा पेस पर बनने चाहिए। रेलवे जितनी लॉन्च हो रही है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर डबल नंबर ऑफ एयरपोर्ट हो गए हैं तो ट्रिपल होने चाहिए। ये तो मैं मानती हूं कि गति बढ़ाना और जितना हो रहा है उससे ज्यादा की अपेक्षा करना, ये तो सही माना जा सकता है। लेकिन हर चीज पर आप गए हैं कोर्ट में। अभी तो कह दिया, मीडिया को तो रोज ही कुछ ना कुछ कह दिया जाता है, लेकिन मीडिया पर, इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप लोग अपनी बात रखते हैं, तो ये कहां से अघोषित आपातकाल हो गया। लेकिन ये भी पूछूंगी फिर कि आपने ईवीएम पर सवाल उठाए, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी। कोर्ट ने कहा ईवीएम सही है, इलेक्शन कमीशन सही है, लेकिन ये बात विपक्ष के समझ में नहीं आ रही। आपने हर मुद्दा, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के कई डिसीजंस का मुद्दा हो, हर चीज लेकर विपक्ष कोर्ट गया है और कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी किया है। और चुनाव भी हुए, चुनाव में तो आपने कहा था लोकतंत्र बचा लो, फिर भी हार गए। तो ये दोष किसको दे रहे हैं? या आपातकाल का दोष किस पर लगा रहे हैं? अवकाश जी, आपने कांग्रेस के सामने बीजेपी और मोदी जी की मजबूती बताते हुए 3 उदाहरण दिए। पहला, कांग्रेस लगातार चुनाव हारी है, मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीते हैं, तीसरी बार सरकार बनाई है। दूसरा, पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तीसरा, हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। मैं तीनों पे एक एक वाक्य की टिप्पणी करना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस उतने चुनाव नहीं हारी है जितनी बीजेपी कांग्रेस के सामने चुनाव हार चुकी है भारत के इतिहास में। आजादी के बाद जितने चुनाव बीजेपी ने हारे और जो दुर्गति बीजेपी की रही, उतनी दुर्गति अभी कांग्रेस की नहीं हुई है। जितनी कम सीटें बीजेपी उस समय जनसंघ होती थी, जनसंघ की आती थी, उतनी कम सीटों पर अभी कांग्रेस नहीं पहुंची है। दूसरे, पाकिस्तान को जैसा सबक कांग्रेस के शासन में सिखाया गया था, उसका 100वां हिस्सा भी अभी मोदी जी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। 1971 में, 1965 में, 1948 में पाकिस्तान के जिस तरह घुटने कांग्रेस की सरकारों ने टिकवा दिए थे, और इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अभी उतनी उपलब्धियां मोदी जी के हिस्से में नहीं है। तीसरा, इकोनॉमी की मैं बात करता हूं। इकोनॉमी, ये बात सही है कि हम 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं और उसकी 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पर कैपिटा इनकम में हम 136वें नंबर पर हैं। और दूसरी बात, ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है कि भारत की समस्या निर्धनता नहीं है, भारत की समस्या धन का असमान बंटवारा है। यह आप ये एक पोस्टर देखिए, अगर कैमरा में अगर इसे दिखा दें फोकस करके, तो ये जो है मोदी जी के शासन में गरीब और गरीब हुए हैं और अमीर हुए हैं। भारत की समस्या ये है। मैं छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा आंकड़ा। भारत के 1% लोगों के पास भारत की 22.6% प्रॉपर्टी, जवाब देता हूं, जो टोटल प्रॉपर्टी है। भारत के 10% लोगों के पास 57.7% प्रॉपर्टी है, और भारत के निचले तबके के 50% लोगों के पास मात्र 15% प्रॉपर्टी